भविष्य सिर्फ शहरों में ही क्यों हो, उन्नति की राह अब पहाड़ के गांव की ओर हो। नमस्कार, मैं ललित खाती, सोमेश्वर घाटी, उत्तराखंड से। उत्तराखंड एक युवा प्रदेश, युवा सपनों, युवा रंग और युवा तरंग से भरा हुआ। इन सपनों को साकार करने के लिए कई युवा हैं जो अपने हिस्से का योगदान दे रहे हैं, जो कहीं भी रहते हों लेकिन जिनका दिल अपनी मिट्टी, अपने गांव के लिए धड़कता है, जो बस लौट जाना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, फलों के बाग लगाना चाहते हैं। एक ऐसे ही युवा हैं ललित खाती, जो न सिर्फ सोमेश्वर में हॉर्टिकल्चर पर काम कर रहे हैं बल्कि युवाओं को रिवर्स माइग्रेशन का असली मतलब भी समझा रहे हैं और मानते हैं कि हमें अपना हुनर अपनी जमीनों पर दिखाने की जरूरत है। पहाड़ की मिट्टी में घुला मैं अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। तो सबसे पहले तो स्वागत हमारे इस शो पे, और हमें अपने गांव में बुलाने के लिए। शहर में परेशान हो जाते हैं हम भी, तो मौके ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं, तो थैंक यू उसके लिए। सेम हियर, थैंक यू सो मच जी। अगर बात करूं मैं, क्योंकि आप पेशे से वकील हैं, दिल्ली में एडवोकेट हैं आप, और इन गाँवों से आप ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ननिहाल हुआ ये मेरा नैनीहाल हुआ है ना? हाँ। तो नानी के घर का जो कर्ज है वो अदा करने का टाइम आ गया है। बिल्कुल। ये ख्याल कब आया कि ऐसा कुछ करा जाए? एक्चुअली ये 2016-17 से दिमाग में था। फिर कोविड ने मेरे को और एनर्जी दी। अच्छा। क्योंकि कोविड में मैं यहाँ आ गया और 65 डेज में यहाँ रहा। अच्छा। और उन 65 डेज में मैंने यहाँ काम स्टार्ट कर दिया। और जितने गांव के लोकल जो शहर से यहाँ आ चुके थे, जो होटल इंडस्ट्री में काम करते थे, सेल्समैन थे, मॉल में थे, उन सभी लोगों ने यहाँ हेल्प करी और काम किया। और मिनिमम जो वेज पर उस पर काम किया। ये भी नहीं एक डिमांडिंग कि मुझे 700 रुपये चाहिए। उन्होंने कहा भाई साहब 400 रुपये दे दो। तो हमने बेयर मिनिमम रखा कि आपको 500 देंगे हम। क्योंकि नेपाली भी थे इसमें। नेपाली डिमांड करता है थोड़ा, वो कहता है जी हम ज़्यादा ताकत लगाते हैं, ज़्यादा काम करते हैं। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, सभी के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाने के लिए 500 रुपीज़ रखा। तो एग्री हो गए और काफ़ी मई 2000 जनवरी 2000 में काम किया, 2020 में काम स्टार्ट किया था। फिर लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा लॉकडाउन लगा। उसी दोनों लॉकडाउन के दरमियान सारी बाउंड्री वॉल हुई और फरवरी 2022 में एप्पल, पीच, प्लम, कीवी की प्लांटेशन स्टार्ट हुई। राइट। तो बात करें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें सुन रहा था कि कुछ मुर्गियों को लेके, बकरियों को लेके, गाय भी रखी है, क्या क्या है, जरा देखने वालों को अगर आप बताएं। ये सारा एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको हॉल्टी टूरिज्म बोलते हैं। अच्छा। हॉल्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्लस टूरिज्म। आपने देखा कॉटेज भी हैं, कॉटेज भी बन रहे हैं। जी। कॉटेज नहीं बोलेंगे, इसको होम स्टे कह सकते हैं हम। पहाड़ में तो होम स्टे ज्यादा चलता है ना, तो एक लेविस होम स्टे होगा ये, जिसमें गाय का दूध भी यही मिलेगा। ठीक है, जो नॉन वेज खाने वाले उनको मुर्गियां भी मिल जाएंगी। जी। ठीक है। और गाय पालने का हमारा मेन मकसद ये है कि 3000 प्लांट्स के लिए जो हमें गोबर चाहिए, और आपने देखा होगा 700 मीटर नीचे है रोड से। जी। और गांव में अब इतनी गाय और जानवर है नहीं कि गोबर इतना बन सके। 3000 पेड़ों के लिए हर महीने गोबर चाहिए। तो मेरे मन में ये आया कि हम क्यों ना गाय पाल लें। तो हमारे पास 10 गायें हैं और उनका सफिशिएंट गोबर हो जाता है और दूध बाजार में बिक जाता है, कुछ हम भी पीते हैं, उसका घी भी बनता है। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड प्रोसेस है एक। जी। ऑल टू ऑल। आपकी एक और यूनिट है इसके अलावा? हाँ, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? वहाँ पर करीबन 2500 से 3000 मछलियाँ हैं। जी। 40 फीट बाय 30 फीट का वो है तालाब है। और 100 से ज़्यादा बकरियाँ हैं वहाँ, और 500 मुर्गियाँ हैं तकरीबन, और सब्जियाँ। अच्छा। हाँ। और 50 जो है सेब के पेड़ जो हमने ट्रायल के बेसिस पे वहाँ भी लगाए। अच्छा। जो यहाँ के लिए लाए थे वो वहाँ भी लगाए। तो मैन पावर की अगर बात करें, सारी मैन पावर लोकल होगी। कितने लोग हैं जो आपसे इस वक्त जुड़े हुए हैं? मेरे से यहाँ पर बगीचे में, दोनों बगीचों में यहाँ पर 8 लोग हैं और वहाँ 4 लोग हैं, 12 लोग टोटल है। जी। राइट। जब हम इस तरह का कुछ करने जाते हैं काम, क्योंकि पहाड़ों में आज भी आप ये मानिए मैक्सिमम लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही सब कुछ अपना स्वरोजगार या जो भी। आपने थोड़ा सा न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ की मदद ली, आपने थोड़ा सा प्रोग्रेसिव फार्मिंग की तरफ एक तरह से आप गए। कितने चैलेंजेस थे? एक तो लोगों को समझाना कि क्या कर रहे हैं। एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड एक्वायर करना। हाँ। एक थोड़ी सी अलग सी लैंग्वेज है हमें, जो हम शहर के लोग यहाँ आते हैं ना, तो दे ट्रीट अस लाइक ए मुकेम्बो।
अच्छा कि ये आगे अब भी हमारी ज़मीनें घेर लेगा, जी और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। जी फिर मिल पहाड़ी में बुलाना शुरू करो जी इन लोगों को। जी तो ये लोग मुझे अपनापन ने समझा कि हाँ ये अपना ही है, जी इसका नैनीहाल है। जो जी। मेरी एज के लोग थे, मुझे जानते थे, उन्होंने आपस में बात करी, हमें ये लोकल का ही आदमी है, जी शहर में बेशक एडवोकेसी करता है, लेकिन है यहाँ यहीं का है यहीं का ही, आप इस जी। पे विश्वास करो। जी तो 2-4 मेरे जो एज के लोग थे, उन्होंने हेल्प कराई लैंड एक्वायर करने में, उन्होंने जी। भी अपनी जगह दी यहाँ। जी जब पहले उन्होंने दी, तब बाकी लोगों ने बोला हमारी भी ले लो, हमारी भी ले लो। तो इस अच्छा। तरीके से पहला चैलेंज ये था, जिसमें करीबन 6 महीने लग गए। अच्छा हाँ, 30 साल का लीज एग्रीमेंट है, 30 ईयर का, जी जिसमें हम खड़े हैं वो मेरी अपनी है, और अदरवाइज जो है हाँ वो सारी लैंड लीज में है। जी ये 150 नाली जो है हाँ 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 150 प्लस है। राइट और सेकंड चैलेंज आया कि ये ज़मीन करीबन 20 साल से बंजर थी। जी इसमें सारा पत्थर, रोड़ी, जो सारा इसका पोटेंशियल खत्म हो चुका था। हाँ 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 ऊपर की लेयर तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। जी इस पर सारा ट्रैक्टर लगाना, पूरी लैंड पर, हम्म पूरी लैंड पर ट्रैक्टर लिया मैंने। उस ट्रैक्टर को यहाँ पहुँचाया। आप देख रहे हो कि कैसे नदी के रास्ते कैसे यहाँ ट्रैक्टर आया होगा। जी 10-12 लोगों ने उसको उठा के, यानी बल्लियाँ वल्लियाँ लगा के उसको यहाँ लाए। फिर पूरी 150 नाली जगह को ट्रैक्टर से मिट्टी की लेयर को उलट पुलट किया। इस प्रोसेस में लग गए 3 महीने। अच्छा बारिश हो जाती है तो फिर आप ट्रैक्टर नहीं चला पाते, फिर हमें जी। बैठना पड़ता था। सेकंड चैलेंज आया गोबर, कि भाई गोबर मीट्रिक टन्स में चाहिए था हमारे को। तो 3000 पेड़ों के लिए गोबर चाहिए, पिट में भी डालना है, बाद में भी उसको न्यूट्रिशन के लिए देना है। वो 3000 पेड़ों के लिए जो गोबर हमने पूरे सराउंडिंग करीबन 20 किलोमीटर के एरिया से गोबर ट्रकों से मंगाया, और उस ट्रक से फिर मैन पावर के थ्रू उसको यहाँ शिफ्ट करना। ये एक बड़ा मेजर चैलेंज था। इसी ने मेरे दिमाग में गौशाला की उपज पैदा करी कि भाई आप गाय को पालो, गौ सेवा भी हो जाएगी और गोबर आपको मिल जाएगा। जी तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि गौशाला भी इससे जुड़ गया। फिर हमने सोचा कि भाई 12 लोग हैं हमारे, ये लोग दिन में फ्री हो जाते तो मुर्गियां पाल लेते हैं। फिर एक ही ने स्टाफ ने आइडिया दिया, सर बकरियां भी पालते हैं। तो इस तरीके से मैं जुड़ता गया। अभी हनी का मेरा प्रोसेस चल रहा है, उसका मधुमक्खी पालन का, वो जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। जब थोड़े से फ्लावर्स नए आते हैं ना, तो जनवरी ऑनवर्ड वो भी स्टार्ट होगा। तो ये सब यहाँ कोई जो रहने आएगा, जैसे आप और हम यहाँ रह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ हमें मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं। पॉली हाउस के अंदर सब्जियां हैं, सीजनल नॉन सीजनल सारी सब्जियां पॉली हाउस के अंदर उगा सकते हैं। ओपन में काफ़ी लैंड है, उसमें उगा सकते हैं। फ्रूटिंग यहाँ अगले साल आ जाएगी। तो फिर क्या चाहिए आदमी को? पानी यहाँ प्रकृति दे रही है, हवा यहाँ प्रकृति दे रही है, दूध हमारी गौशाला देगी, सब्जियां यहाँ मिल जाएगी, दालें यहाँ मिलेंगी, फ्रूट्स यहाँ मिलेगा, क्या चाहिए? राइट। बात करूं प्रोग्रेसिव फार्मिंग को लेके, हमारी कल रात भी जब आपसे बात हो रही थी, आपने हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल का उदाहरण दिया, और हमें देखना और सीखना चाहिए क्योंकि जलवायु वाइज, लोगों के खान पान वाइज लगभग हम एक जैसे ही हैं। बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ का जो फार्मर, उसकी जो एक ब्रांडिंग हुई है वो बहुत ऊपर है। बहुत। क्या वजह मानते हैं? आप खुद वहाँ गए हुए हैं, तो क्या क्या वजह मानते हैं उसकी? मैं हिमाचल के जितने ठीक है सारा घुमा हूँ, एक टूरिस्ट की तरह से भी घुमा हूँ, और एक ट्रेनर की तरह भी घुमा हुआ कि मैं वहाँ से ट्रेनिंग लेनी थी मुझे। तो मैंने ये देखा कि वो एप्पल से बहुत ऊपर चले जा चुके हैं। अच्छा। हाँ, वो अब एप्पल हमें बेचते हैं, वो एप्पल हमें बेचते हैं। ये सीडलिंग और रूट लेवल की जितनी प्लांटेशन है उस पर वो पैसा कमाते हैं। एप्पल बेच के पैसा नहीं कमा रहे हो। जिससे मैंने प्लांट्स लिए थे वो 10 से 12 करोड़ के प्लांट्स बेचता है। 10 से 12 करोड़ के प्लांट्स बेचता है। अब बताओ, सोच सकते हो आप, इमेजिन कि 12 करोड़ के प्लांट्स बेच रहा है, उसकी टर्नओवर है इतनी। तो वो एप्पल बेचना, तो एप्पल हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। उनका मेन जो वो इस टाइम फोकस है वो अपनी प्लांटेशन को, अपनी हिमाचल की प्लांटेशन को पूरी इंडिया में बल्कि स्कॉटलैंड और वहाँ भी जा रहा है उनका। अच्छा। हाँ, स्कॉटलैंड के अंदर भी जा रहा है। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, वहाँ का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है जी। आपके डेडिकेटेड बंदे दिए हुए वहाँ। वो प्लांट्स, आप अगर मैंने 3000 पेड़ लगाए तो एक बंदा यहाँ आएगा, हफ्ते में 2 बार आएगा। और दूसरा प्लस पॉइंट ये है, वो हमसे पहले से रिच है जी। रिच होने का रीजन ये है कि उनकी, हमारा जो स्टेट है 20 साल पुराना है, उनका स्टेट हमसे बहुत पुराना है। कहते हैं लोग वो हमसे 12-15 साल आगे हैं। देखो, प्रकृति के उसमें तो नहीं है, प्रकृति जो वहाँ है वो यहाँ भी है। हमें थोड़ी सी अपनी जो मैन पावर है उसको और ज़्यादा यूटिलाइज करना है, और उसका पोटेंशियल हमें अपनी लैंड पे दिखाना है। वो लोग दिखाते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्स है, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइज करते हैं वो पूरा। करेक्ट। यहाँ का आदमी थोड़ा सा अभी नहीं कर रहा है, थोड़ा लेजी है, उसको थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होने की, वो दे आर प्रोएक्टिव, हम प्रोएक्टिव नहीं है, ये मेरा मानना है। तो आगे हम बात करेंगे
आमतौर पे ये सोचा जाता है या लोगों को, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो एप्पल फार्मिंग है वो हाई एल्टीट्यूड पे ही होती है। सोमेश्वर, क्योंकि ये एक घाटी है, इस वैली में हम लोग हैं और आप यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम नीचे बगीचे में चलें और आगे की बातचीत हम वहीं पे करें। शुक्रिया। तो फाइनली हम सेब के बगीचे में आ गए हैं। बिल्कुल। किसी ज़माने में पहाड़ों में लोग कहते थे, जब सेब आता था, कहते अरे ये हिमाचल से आता है, अरे ये कश्मीर से आता है। और आज देखिए यहाँ पे फार्मिंग हो रही है, हम लोग इस बगीचे में हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, एक तो जो पहला सवाल मेरा जो बहुत ही बेसिक सवाल है वो ये है कि सेब के मामले में भी हमेशा लोगों को दिमागी तौर पे ये लगता है कि भाई ये ऊंचे पहाड़ी इलाकों में होता है, बर्फ़ गिरती है, ठंडे इलाकों में होता है, जबकि ये वैली उतनी ठंडी नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँ, एक तो एल्टीट्यूड वाइज सवाल रहेगा कि भाई कितना चाहिए मिनिमम एल्टीट्यूड जो चाहिए वो 4000 फीट का चाहिए ही चाहिए। ओके। उससे नीचे आप अपने रिस्क पे काम कर रहे हो। अच्छा। और ये 4750 है। अच्छा। मतलब 2-3 एलिवेशन है इसमें। जी जी। बिकॉज पहाड़ी इलाका है, खेत वाइज जो ऊपर नीचे चल रहा है। करेक्ट। तो 2 एलिवेशन 3 एलिवेशन मान के चले, 4500 से लेके 4700 के बीच में है ये। तो ये बेस्ट है। इसमें आप इसको एक्सपेरिमेंटल नहीं बोलेंगे, इसको आप पक्का काम है। और उससे ऊपर जितना हो तो वो ठीक तो है। और अच्छा है, उसमें और ग्रेस क्वालिटी और बढ़ता जाएगा एप्पल का। उसमें और जैसे कॉटलैंड आता है, कॉटलैंड एप्पल आता है। हाँ। वो यहाँ नहीं होगा, वो 6000 अबव में होगा। कॉटलैंड एप्पल बोलते हैं जी। अगर बात करें इसको लगाने की, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आप हिमाचल गए, कल ही तोड़ के ले आए, डाला और उग गया? उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ। हिमाचल में करीबन 10 दिन रहा और पूरे जिनसे मैंने खरीदना था उनके साथ पूरे दिन भर रहता था, और कैसे वो प्लांटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से उसमें न्यूट्रिशन खाद डाल रहे हैं, वो सारी मैं सीख के आया। क्योंकि मैं अब किसी से, ना तो मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में डिपेंडेंट हूँ, मैं सेल्फ अपनी जो स्टडी वहाँ से ट्रेनिंग लेके आया उसके बेसिस पे करता हूँ। अब ये पिट देखिए, ये सिर्फ एक 3 फीट का एक डंडी आई थी वहाँ से, जो कि सिर्फ एक मेरी गाड़ी में आ गए 3000 प्लांट। अब समझ लो 3000 प्लांट मेरी गाड़ी में आ गए। तो ये पतली सी स्टिक थी, 4 फीट बाई 4 फीट का पिट खोदा, गहरा भी 4 फीट। अच्छा। और ये बंजर भूमि थी लगाओ, उसमें से ऊपर की 2 फीट की मिट्टी लेफ्ट में रखी और नीचे की 2 फीट की राइट में। अच्छा। ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करा। ओ, ठीक है ना? राइट। तो इससे थोड़ा सा हमारे को फर्क पड़ा और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन में भी फर्क उसका आया। क्या रीजन ये होता है कि जो जितनी नीचे की मिट्टी है उतनी ज्यादा फर्टिलाइट ज्यादा होती है। राइट। और ऊपर वाली तो बंजर पड़ी होने की वजह से वो बेकार हो जाती है, तो उसको नीचे कर दिया गया ताकि वो ग्रोथ दे। हाँ, जब हमने 100 पेड़ लगाए, उसकी पूरी वीडियोग्राफी करी हमने, और फिर सभी जितने भी हमारा स्टाफ है यहाँ का, जो एस्टेट मैनेजर है, उसको सबको बताया भी आप इस तरीके से करो। तो बाकी प्लांट्स उन्होंने लगाए, हमने पूरा वीडियो जो मैं वहाँ से सीख के लाया था उनके साथ शेयर किया कि भाई आपने 2 फीट की मिट्टी ऐसे करनी, 2 फीट की नीम केक डालना है, 2 डलिया गोबर डालना है, और उसके बाद एक वो आता है मेडिसिन दवाई आती है पेड़ों की, जो कि हिमाचल का कीड़ा यहाँ ना आ जाए। अच्छा। हाँ, वो बाल्टी में डाला जाता है, उसमें डुबो दिया जाता है आधे घंटे के लिए, फिर उसको बाद इसमें डाला जाता है। अब बेसिकली जो लोग थोड़े से उतने लेवल पे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसका रीजन ये भी है कि वो फॉलो नहीं कर रहे। फॉलो तो देखो आपको करना पड़े, फॉलो नहीं करोगे, रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप लॉसेस फिर आपके एक अपना मैकेनिज्म है उसका। हाँ, मैकेनिज्म है, उसको आप पूरा ही फॉलो करना है। करेक्ट। आप मैक्सिमम लेवल पे पहुंचना चाहते हो। आज ये पेड़ जहाँ पे हम खड़े हैं ये 8 फुट 10 फुट तक पहुंच चुके हैं। और पिछले 6-7-8 महीने 8 महीने में, राइट, 8 फरवरी से स्टार्ट किया था। हाँ। आमतौर पे इसकी जो फर्स्ट क्रॉप आती है वो कितना समय लगता है? ये सेकंड ईयर आ जाती है। सेकंड ईयर आ जाती है। बट हम नहीं लेंगे। अच्छा। हाँ, उसको 3rd और 4th ईयर में ही लेंगे। तो आप क्या करेंगे उसको सेकंड ईयर में? फूल आता है उसको तोड़ देंगे। अच्छा। उसको तोड़ देंगे। हाँ 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 हाँ। छोटी उम्र में कली बच्चे होना, तो वो फिर उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी ना, राइट, किसी भी चीज़ की। हाँ। तो जब ये मैच्योर हो जाएगा, पूरा परिपक्व हो जाएगा पेड़, उसके बाद इसके फल लेंगे। तो आगे आपका इरादा क्या है कि इसको डायरेक्टली मार्केट में सेल करने का, या इससे कुछ आप प्रोडक्ट भी बनाने का सोच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा मेरे से। मेरे दिमाग में 2 चीज़ें, एक होता है, हर एक आदमी के दिमाग में होता है कि मैंने इतना बड़ा काम कर लिया है, और मेरा विजन भी आगे 5 साल का मुझे पता है। इफ़ सपोज कुछ भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी सिनेरियो चेंज होता है फ्रूटिंग के मामले में, फ्रूट नहीं बिकता, एप्पल से ज़्यादा अच्छा कोई फ्रूट आ जाता है, आ जाते हैं कई बार, इंटरनेशनल मार्केट है, तो मैं इसको ड्राई करके भी बेच सकता हूँ। सीजनिंग करके, ड्राई करके
बिकता है, स्नैक्स में यूज होता है। और ड्राई वाली जो इसकी क्वालिटी बनती है वो 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी होती है। 6 मंथ टू 8 मंथ तक उसको आप यूज कर सकते हैं ड्राई करके। तो वो भी एक विजन में है। अगर मैं डायरेक्ट मार्केट में मुझे दिक्कत आती है बेचने में, मुझे रेट नहीं मिलता है जी, मेरी मेहनत का रेट नहीं मिलता है, तो मैं उसको फिर थोड़ा सा और मेहनत करके उसको ड्राई करके बेच रहा हूँ। अभी एक नई चीज और आ रही है, ड्रैगन फ्रूट्स की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो क्या है थोड़ा सा अगर आपको उसकी समझ है। हाँ, ड्रैगन फ्रूट तो जस्ट लाइक ए कीवी, जैसे कीवी फैमिली है ये, उसी का ही पार्ट है। वो हल्का सा बाहर से पिंकिश होता है, अंदर से आप अगर उसको खाओ तो कीवी वाला ही फील आता है। तो वो एक्चुअली मिडिल ईस्ट में ज़्यादा चलता है। यहाँ हमारे इंडिया में ड्रैगन फ्रूट इतना चलता भी नहीं है। सिर्फ आप देखोगे पार्टी, शादी पार्टियों में ही चलता है, घरों में लोग कम लाते हैं ड्रैगन फ्रूट को। करेक्ट। हाँ, ये है। तो आगे बढ़ते हैं। कीवी का आपने जिक्र किया, क्योंकि कीवी की पौध भी आपने यहाँ पे लगाई हुई है। हाँ, उसके बारे में बातचीत करते हैं। उस प्लांट की तरफ हम चलते हैं। हाँ जी, चलिए। तो इस वक्त हम आपकी ये कीवी की जो फार्मिंग हो रही है वहाँ पे खड़े हैं। कहते हैं कि कीवी कम जगह पर बहुत बढ़िया मुनाफा देने वाला एक फल है। बिल्कुल। और जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में ग्लैमर आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो कीवी के लिए भी वही है कि ग्लैमराइज हो गया, काफी रिच फ्रूट में आ गया ये। जी, आपका अनुभव कैसा रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कितना समय इसको लगता है और कितना आप इन्वेस्ट करें तो क्या रिजल्ट मिलते हैं हमारी युवा पीढ़ी को। इन्वेस्टमेंट तो इसमें टाइम की है सारी टाइम की, पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सच, बहुत ज्यादा टाइम, और उसके बाद आपकी मैन पावर उसको कितना मेंटेन करके रखती है जी। कीवी की बेलें काफी बहुत फैलती है, बहुत ज्यादा फैलती है, तो उनको मैनेज करना होता है, एक लैडर पे चलाना होता है इसको। अगर ये जमीन पे चल गया तो आपकी कीवी सारी खराब हो जाएगी। आप ये देखें सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है जी। इस स्ट्रक्चर को बनाना बहुत जरूरी है। लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाते, बांस में, लकड़ी में कर देते हैं। और पहाड़ में गल जाता है, बारिश इतनी होती है, गल जाता है और ढह जाता है। फ्रूटिंग के टाइम पे वेट हैवी हो जाता है तो ढह जाता है। तो इसलिए मैं मतलब आपके इस रेडियो के माध्यम से, और रेडियो के माध्यम से मैं लोगों को ये भी बोलना चाहूँगा कि आप बेसिक प्लांट कम लगाएं लेकिन स्ट्रक्चर जरूर बनाएं जी, ठीक है। इसकी फ्रूटिंग जो होती है इतनी हैवी होती है कि पेड़ लद जाता है ऐसे नीचे को, है नहीं, तो इसलिए वो फ्रूटिंग तोड़ना आसान हो, प्लगिंग आसान हो जाती है, तोड़ना आसान हो जाता है। और जमीन से झुक के ये टफ होता है और वो खराब होना और वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पहाड़ में बंदरों का आतंक जो है, हमारे पूर्वजों का अभी तक चल रहा है आतंक, पूरा आतंक है जी, है ना, पूरा आतंक है। इस चीज को हमने सुना है कि बंदर नहीं खाता। हाँ, इसको बंदर नहीं खाता, उसका रीजन है, आप इन बेलों को गौर से देखेंगे, इसमें एक बाल जैसे वो होते हैं, झूस जिसे बोलते हैं ना पहाड़ में, जी, वो इरिटेट करता है उसको। और कीवी में भी बाल जैसे होते हैं, तो उसको लगता है खुजली, ईचिंग हो जाती है उसको, तो वो इससे डरता है। इसको एक बार ट्राई करेगा फिर नहीं आएगा जी। हाँ। इसका अभी बाजार मूल्य क्या चल रहा है अंदाजन 1 किलो का कीवी का? देखो केजी के, मंडी में तो केजी के हिसाब से जो चल रहा है 180 रुपए से स्टार्ट होता है और 500 रुपए तक चलता है। इसमें अलग अलग हैं, तमूरी है, एलिसन है, हार्वर्ड्स है, ये अलग अलग इनकी वैरायटीज हैं। तो 180 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, बल्कि आप दिल्ली और देहरादून शहरों में तो पीस के हिसाब से बिकता है जी, 100 रुपए की 4 पीस बिकते हैं। हाँ, ये वर्स्ट है, जब बहुत ज्यादा कीवी, अदरवाइज 50, 55, 60 रुपए पीस बिकता है जी। और क्वालिटी पे डिपेंड करता है कौन सा है। एक ईरान की आती है वो बहुत सस्ती होती है, हमारे पहाड़ वाली तो लोग बहुत डिमांडिंग है जी, बहुत डिमांडिंग है। और मेरा ये भी है कि अगर मैं कीवी को नहीं भी बेचूंगा तो उसको ड्राई करके बेचूंगा। हाँ। एक ड्राई प्रोसेस भी होता है इसमें, सीजनिंग ड्राई प्रोसेस बोलते हैं इसको, उसके थ्रू भी मैं इसको, अगर मेरा जिस तरह से एप्रिकॉट का मार्केट है, एप्रिकॉट भी होता है, एप्पल भी होता है, सभी का होता है, बट इस प्रोसेस को लाने की वो है कि मुहिम की कौन ला सकता है इसको जी। अगर बात करें एल्टीट्यूड वाइज, आप बताना चाहें लगभग क्या जलवायु और कितनी हाइट इस पे चाहिए मिनिमम पे? हाँ, मिनिमम जो है इसके लिए जो मैंने जो लगाया है सब लो चिल लगाया है। इसमें 2 होते हैं, हाई चिल होता है, एक लो चिल होता है। हाई चिल हिमाचल में सोलांग वैली और किन्नौर, ये सब हाई चिल लगता है, और मंडी, हमीरपुर जो लगता है नीचे वाले इलाके हैं उसमें लगता है लो चिल। अब लो चिल की जो हाइट होती है वो हिमाचल में तो 4000 में लगाते हैं, 4000 फीट की बात कर रहा हूँ। मेरा जो एलिवेशन है ये 4750 है, 50-60 मीटर ऊपर नीचे खेत के हिसाब से। टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, दोनों इक्वल होते हैं जी। सिर्फ थोड़ा सा आप जब न्यूट्रिशन इनमें देते हो, इनमें खाद देते हो, उसकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है आपकी उसको कितना मेंटेन करके रख रहे हो। खाद आप क्या दे रहे हो उनको, किस तरीके की एनपीके होता है, एनपीके कितना डाल रहे हो जी। और फंगीसाइड, पेस्टिसाइड
ये क्या कितनी मात्रा में दे रहे हो, जी। इस तरीके से। आप ये जो सब कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों के लिए रोजगार तो है ही, साथ ही जो मुझे लगता है कि अपनी ज़मीनों से जुड़ने का ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है। आप क्या भविष्य देख रहे हैं फार्मिंग को लेके, एग्रीकल्चर को लेके? अगर कोई गाय भी पाल रहा है, जो जो चीज़ें आपने यहाँ इंटीग्रेटेड मॉडल पे किया है, क्या भविष्य इसका देखते हैं उत्तराखंड के लिए और स्पेशली पहाड़ों के लिए? इस बगीचे को जब से मैंने स्टार्ट किया है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200-250 फ़ोन मुझे आ चुके हैं और 50 लोग यहाँ विजिट कर चुके हैं। अच्छा। जिन लोगों को पता लगा, और ये गांव का सबसे लास्ट हिस्सा है। विद इन आई थिंक ये 6 महीने के अंदर, ये 8 फरवरी को प्लांटेशन स्टार्ट हुआ था। हाँ। 8 फरवरी से लगा लो आप, इतना बड़ा 6 महीने ही हुआ है एग्जैक्टली। करेक्ट। 6 महीने के अंदर इतनी ग्रोथ हो गई है पेड़ों की, तो लोग आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। आसपास के गाँव कौसानी से, दौराहाट से करीबन 30-40-50 लोग तो यहाँ विजिट कर चुके हैं जी। मेरी प्रेजेंस में आ चुके हैं। पीछे से मैं नहीं होता तब भी आ गए, और फ़ोन आते हैं मुझे कि भाई मैं एक 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहा हूँ, अगर मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूँ कि मैं अपनी जो है इनकम को मीट कर सकूँ, जो मैं करंट में मेरी इनकम है। तो लोगों के मन में ये तो है कहीं ना कहीं कि जो आने वाला टाइमिंग है उत्तराखंड में फार्मिंग का है। बंदर एक और सुअर एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है यहाँ। मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं सरकार को भी ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि लोग जो परेशान है ना, वो सिर्फ बंदर और सुअर से ही परेशान है। अब आप देखो, जो सारा बगीचे का जो टोटल बजट है ना जी, उसका 80% जो एक्सपेंस है बाउंड्री पे हुआ, 80%। फेंसिंग जो आपने हाँ, करी है। 80%। सपोज 100 रुपीज मेरी कॉस्ट आई है, तो 80 रुपये मेरा बाउंड्री पे लगा है, 20 रुपये सिर्फ प्लांट पे लगा है। क्योंकि गाय, बकरियां और मुर्गियां जो पाली है मैंने, इनकी कॉस्ट तो निकल जानी है, बाउंड्री की कॉस्ट तो निकलनी नहीं है। और आप यहाँ मुक्तेश्वर चले जाओ, सब जगह यही परेशानी है। अच्छा, हिमाचल में बंदर नहीं है तो वो बाउंड्री करते ही नहीं है, वो हल्की सी स्लाइटली मतलब 2 फीट 3 फीट की कर देंगे। अब मैंने कंसेंटीना भी लगा रखा है, चेन लिंक भी लगा रखा है, सोलर फेंसिंग भी लगा रखी है जी, ठीक है, और वो एक साउंड इरिटेशन होता है वो भी लगा रखा है। इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो उसकी कॉस्ट 70 to 80% आती है सिर्फ बाउंड्री की, जो वेस्ट है। तो ये अगर सरकार इस चीज में साथ दे तो लोग 30 पैसे से काम कर सकते हैं, जो 100 रुपए में काम करना पड़ रहा है। करेक्ट। सबसे मेजर इशू है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सारा जो मैंने लॉकडाउन में मंगाया, छत्तीसगढ़ से मंगाया। अच्छा। सीधे फैक्ट्री से। ये आर्मी को सप्लाई होती है, कंसेंटीना वायर बोलते हैं इसको जी। इससे थोड़ा सा बंदर जो है रुकता है जी। हम स्क्रीन पे जो है इस जगह के बारे में और ललित जी का नंबर वगैरह डाल देंगे। अगर आप लोगों को विजिट करना हो, आप लोग विजिट करिए, क्योंकि उनकी कोशिश ये है, देखिए उनका अपना जो प्रोफेशन है वो दिल्ली में चल रहा है, क्योंकि इस वैली से वो ताल्लुक़ रखते हैं, उनका ननिहाल है और वो चाहते हैं कि पहाड़ आगे बढ़ें, यहाँ के लोग आगे बढ़ें। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप ज़रूर से उनसे बातचीत इस बारे में करिएगा। ये हमारी सीरीज़ जिसका नाम है मैं उत्तराखंड हूँ, आपको कैसी लग रही है? जिन लोगों को हम इसमें शामिल कर रहे हैं, आपको क्या उनके बारे में लगता है? ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर करिए, ताकि लोग हों इंस्पायर, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें हमारे राज्य में रहते हुए राज्य के लिए। आपका अनुभव कैसा रहा हमसे बातचीत करने का? हमारे दर्शकों को आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं तो बहुत, जब आपका मुझे फ़ोन आया, मैं इतना खुश हुआ कि भाई आज मेरा जो मैंने काम किया है 1-1.5 साल में, जो मैंने मेहनत की है, आज वो आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है। एक उत्तराखंड में एक लोगों के लिए नॉलेज बैंक बनेगा ये जी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ये सीरीज जिसका नाम है मैं उत्तराखंड हूँ। हो जब तपता था क्रोध में सूरज, हवाओं ने मुख मोड़ लिया, कर आसमान को मुट्ठी में उम्मीद का बादल फोड़ दिया। उस वक्त के चक्र से निकला मैं एक कालखंड हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। पहाड़ की मिट्टी में घुला अपने हिस्से का रंग हूँ। मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ, मैं उत्तराखंड हूँ। सुनते रहिए रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। Download the app now.